पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल समझिए और मैं विकास सिंह आपके साथ। क्या सच में तेजस्वी ने पलट दिया है बाजी? देखिए, नफा नुकसान का हिसाब किताब जो है आज हम आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि 4 चरणों की जो चुनाव है वो खत्म हो गई है। 5वें चरण की तैयारी चल रही है, लेकिन उसी बीच में तेजस्वी यादव ने पलट दिया है बाजी। तो इससे कितना नफा में है बीजेपी या कितना नुकसान में है? हमारे साथ बाबा जुड़े हैं, हम बाबा से जानेंगे। आखिरकार बाबा, बीच चुनाव में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने बाजी पलट दिया है। अगर सच में बाजी पलट गई है तो इससे बीजेपी कितना नफा नुकसान में है या कितना फायदे में इस वक्त राजद है? देखिए विकास, तेजस्वी यादव ये नहीं कह रहे हैं कि हमने बाजी पलट दिया है। ये कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि तेजस्वी ने बाजी पलट दी। ये हो सकता है कि तेजस्वी का समर्थक हो सकता है कि कुछ ऐसे विश्लेषक हों जो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह की बातें करते हैं। खैर, फैक्ट जो आप देखिएगा ना, तो ज़मीन पे आप जाकर के देखिएगा तो निश्चित रूप से एक बात तो साफ नज़र आती है कि लड़ाई तो कड़ी है। जितना आसान समझा जा रहा था जनवरी फरवरी में कि अरे तो भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर जाएगी, तब नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ हुआ करते थे। हालांकि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, लेकिन इस सब के बावजूद ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार उधर रहेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा। लेकिन नीतीश कुमार जब इधर आए तो कहा जा रहा था क्लीन स्वीप हो जाएगा। एक तो राम मंदिर, दूसरा नीतीश कुमार आ गए, तीसरा 5 पांडव मिल गए। यानी तेजस्वी यादव को रास्ते से एकदम हटा दिया जाएगा। 2019 में जैसे 0 पर बोल्ड हुए थे, इस बार भी बोल्ड होंगे। इस बार 39 नहीं 40 सीट ले लेंगे। लेकिन ये कह देना और इसको अमल करना, ये रिजल्ट पा लेना बहुत आसान नहीं है। राम मंदिर की बात, राम मंदिर का लहर ठीक है, वो है अंडर करेंट। नरेंद्र मोदी ने कई सभाओं में ये बात कही है कि जा रहे हैं तो जहाँ से जिस रास्ते से गुजरिएगा वहाँ राम राम लोगों को कहते जाइएगा। जो नहीं पहुँचे उनके घर में जाके जरूर कहिएगा। बिल्कुल। तो ये सारी बातें हैं। दूसरी तरफ एक और बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि वोट प्रतिशत के घटने से भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या कुछ ऐसा है कि भाजपा के प्रति लोगों की नाराजगी है। 10 साल हो गया, एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन फिर जब सभाओं की बात हो जाती है, फिर जब नजर आता है एक ही मंच पर 5 चेहरा, एक तरफ चिराग पासवान खड़े रहते हैं। इनफैक्ट कि 6ठा चेहरा भी आज नजर आया जब हम देख रहे थे, बनारस की एक तस्वीर कल देख रहे थे, तो वहां पशुपति कुमार पारस भी नजर आए। तो जब ये सब लोग हर मंच पे नजर आ जाते हैं, नीतीश कुमार बगल में खड़े नजर आते हैं, उनके बगल में चिराग पासवान नजर आते हैं उनका पैर छूते हुए, उधर से नरेंद्र मोदी आते हैं, कहते हैं कि अरे ये तो बहुत आगे जाएंगे। इधर से आप देखिएगा कि उपेंद्र कुशवाहा पहुंच जाते हैं। जीतन राम मांझी भी इस उम्र और अवस्था के बाद पूरा एनर्जी में हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई हम जीत रहे हैं और जीत करके तो मंत्री बनना ही ना है। तो ये सारी चीज़ें घुमा फिरा करके कहीं ना कहीं एक तरफ इशारा जरूर कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये नहीं कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव कमजोर पड़े हैं। तेजस्वी यादव ने अपने बदौलत जो 17 महीने की सरकार चलाई है, मैं बात कर रहा था संपादक नमन मिश्रा जी से विशेष पंचनामा में, तो इस चर्चा पर हम लोग आकर के टिके थे कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव को एक नया जीवन दान दिया है, एक नया बूस्टर डोज दे दिया है। अब नहीं देखते हैं कि खिलाड़ी जब पिच पे घायल होता है तो फिजियो दौड़ करके आता है और तुरंत मलहम पट्टी लगाता है, स्प्रे करता है और खिलाड़ी फिर उसी जोश से खड़ा हो जाता है। जिस तरीके से राजद को पहला जीवन दान दिए नीतीश कुमार, उस तरीके से अब तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को तो दिए थे ना। बिल्कुल। 2015 के बाद ये दूसरा जीवन दान था, जिसमें इस बार तेजस्वी यादव को बूस्टअप डोज मिला था। तो इस डोज के बाद से तेजस्वी यादव काफ़ी एग्रेसिव हो गए हैं और आप देख रहे होंगे कि ये सारे लोग एक साथ घूम रहे हैं, तेजस्वी यादव अकेले घूम रहे हैं। उनके मंच पर मुकेश सहनी है, महागठबंधन का और कोई नेता नहीं, यही दो बड़े नेता नजर नहीं आ रहे हैं। बड़े नेता कोई नजर नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी बिहार आना नहीं चाह रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज करके कोरम पूरा कराएगा, वो भी कहाँ, इसलिए कराया गया नहीं, इसलिए कराया गया कि वहाँ लड़ाई सीधी थी। वहाँ लड़ाई कांग्रेस और जब देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामूहिक का प्रचार कर दिया, नीतीश कुमार उस मंच पे जाकर के हड़का दिए, ये सब कुछ हो गया। पूरा जो है कैंप चल रहा था, वहाँ कैंप कर रहे थे लोग। तो दूसरे जो जदयू के मंत्री थे, उनके पुत्र जो खड़े थे, उनको लेकर के
जरूरी था, क्योंकि वो अपने बेचारे निकल नहीं पा रहे थे बाहर, तो उसके लिए व्यवस्था विशेष की गई। राहुल गांधी को लाने की व्यवस्था थी, लेकिन राहुल गांधी तो आए नहीं। आया कौन? तो मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा गया। वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे का जहां तक हमारी जानकारी है कि उनका प्रोग्राम कैंसिल हो रहा था, क्योंकि वहां भीड़ ही नहीं जुट रही थी। अचानक से एक नाम मेरे सामने आया, जो वहां के लोग चर्चा कर रहे थे कि आईपी गुप्ता है, जो पान समाज के नेता हैं, और उससे क्षेत्र में समस्तीपुर में अच्छा खासा उनका होल्ड भी है, भारी संख्या में लोग हैं। वो सारे लोगों को जुटाया गया, आईपी गुप्ता को फोन किया गया। ये वही आईपी गुप्ता है जिनको समस्तीपुर से टिकट देने की बात की जा रही थी। लास्ट में इनको टिकट नहीं मिला, इन्हीं का टिकट काट करके सनी को मिला, सनी हजारी को। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने पार्टी के प्रति समर्पण और दुनिया जहान जो भी दिखाया गया दिखा करके उन्होंने 12 घंटे पहले सारा अरेंजमेंट किया, अपने लोगों को वहाँ मैसेज भेजा, लोगों को बुलवाया, भीड़ जुटवाया, तो ये रैली संपन्न हो पाई। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ जो तेजस्वी यादव को लेकर के ये बातें कही जा रही है और संशय पैदा हो रहा है कि क्या सच में पलट गया है, बाजी क्या है, तो इस बात को सोचने तक आपको लगेगा, जब आप पब्लिक ओपिनियन देखने जाइएगा तो एक पक्ष जो है वो एग्रेसिव है, लेकिन क्या वो वोट में भी एग्रेसिव है, ये बात सबसे बड़ी हो जाती है। 2020 का चुनाव हमारे सामने आता है, वो भी देखने को मिलता है। मैंने एक रिपोर्ट देखा था, एक पहले के जाने माने विश्लेषक हुआ करते थे योगेंद्र यादव, उनका मैंने एक विश्लेषण देखा था। काफ़ी चौंकाने वाली बात वो बोल रहे थे, लेकिन संभावनाएं बहुत ही माने दूर दूर तक उसकी नज़र नहीं आ रही है। जैसे उन्होंने कहा कि पाटलिपुत्रा में मीसा भारती जीत रही हैं, जो कि अभी तक बड़ा मुश्किल हो रहा है। दूसरा उन्होंने कहा कि नालंदा हार रहे हैं नीतीश कुमार, ये भी बड़ा मुश्किल लग रहा था। हालांकि लड़ाई कड़ी है, ये बार बार मैं बता रहा हूं, लेकिन हार जाए ये ऐसा नहीं है। हाजीपुर में उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान हार रहे हैं। कहीं दूर दूर तक आपको लग रहा है क्या हाजीपुर में? आप तो उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, मैं खुद वहां का वोटर हूं। तो आपको लग रहा है क्या कि हाजीपुर में हार रहे हैं? लड़ाई है, लेकिन लड़ाई हर जगह पर टफ है। लेकिन हार रहे हैं ये कहना तो बड़ा मुश्किल होगा। और वो कह रहे हैं कि हार रहे हैं। वैशाली की बात करें तो यहाँ भी लड़ाई कड़ी है और यहाँ भी हारने की बात कर रहे हैं। आरा की बात कर रहे हैं, आरा में आर के सिंह हार रहे हैं। आरा में तो हम कुछ दिन पहले भी गए हुए, आप गए हुए थे वहाँ सर्वे भी आपने किया, पब्लिक ओपिनियन क्या है। बक्सर में लड़ाई कड़ी है, यहाँ चतुष्कोणीय मुकाबला हो गया, तो यहाँ, लेकिन यहाँ जब चतुष्कोणीय मुकाबला हो गया तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी कैसे हारेगी, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने कुछ आंकड़े दिए हैं। उनके आंकड़ों में ये दिखाया गया है कि यदि 1/3 वोटर टर्नआउट हो जाते हैं तो भाजपा हार जाएगी। 1/5 टर्नआउट हो जाते हैं तो भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी। ये सब किस आधार पर उन्होंने कहा है? उनका कहना है कि मैं 300 लोगों से पूछा। ये 300 लोग कौन हैं? ये भी एक बड़ी बात है। कौन से क्षेत्र में जाके पूछ लिए? ये 300 लोग कैसे लोग हैं? हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि ये 300 लोग ऐसे हैं, जो 300 लोग में से 188 लोग ऐसे थे जो इस बार अपना मन बदल रहे हैं, यानी पहले वो भाजपा को दिया करते थे, इस बार मन बदल रहे हैं। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ये कैसे लोग हैं, क्योंकि 300 लोगों को आप बेस नहीं बना सकते हैं पूरे चुनाव का, बिल्कुल, और एक क्षेत्र में जाकर के। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ जो नफा नुकसान की बात हम कर रहे हैं, उस नफा नुकसान में साफ नजर आ रहा है कि जो चौथे चरण में वोटिंग हुआ है, ये वोटिंग 2024 में 68% के आसपास हुआ है और 2014 में ये 69% हुआ था। इसके अलावा 2019 की बात करें तो ये लगभग 70% के आसपास वोट हुआ था। हम पूरे चौथे चरण की बात कर रहे हैं 96 सीटों की। 17 करोड़ लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था जो वोटर हैं। इसके अलावे जो मामला सामने आ रहा है वो कहाँ आकर के अटक रहा है, और नफ़ा नुकसान इसी पर आंकड़ा लगाया जा रहा है, जो हम सर्वे कर रहे हैं, जो हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, जो बिहार में बैठ करके हम देख पा रहे हैं। वो बाहर से लोग आकर के अगर आयातित लोग हों तो बिहार को कितना समझ पाएंगे, और वो भी 300-400 लोगों से पूछ के बिल्कुल जा रहे हैं। एक इसमें सबसे मुद्दे जो हैं, सबसे बड़ा मुद्दा जो है नौकरी वाला मुद्दा। ये मुद्दा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की तरफ शिफ्ट जरूर कर रहा है, युवाओं को लेकिन कर रहा है। इस मुद्दे के साथ साथ और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इस मुद्दे पर चुप रहना ज़्यादा बेहतर समझ रही है, क्योंकि इस मुद्दे पर जितना ज़्यादा छीछा ले दोनों को उतना फायदा तेजस्वी यादव उठा लेंगे। इसलिए इस मुद्दे पर चुप होकर के सिर्फ एक बयान अब तक सम्राट चौधरी ने दिया है कि 2025 में अगर इतने लोगों को, एक संख्या उन्होंने बताई है, इतने लोगों को नौकरी नहीं देंगे हम, तो हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। दैट मीन्स कि उन्होंने इस पर
पूर्ण विराम लगा दिया है। अब तेजस्वी यादव इस नौकरी वाले मुद्दे को भजा रहे हैं। हालांकि उनके साथ युवा भी हैं, जिन लोगों को नौकरी मिली है वो भी हैं, हिंदू मुसलमान की बात करने वाले लोग भी हैं, बिल्कुल यादव और मुसलमान भी उसमें हैं। कुछ लोग जो अलग अलग राज्यों से आए हैं उनको भी दिखाया जा रहा है कि भाई देखिए इन लोगों को नौकरी मिली, तो ये तेजस्वी यादव गुणगान कर रहे हैं। इसके अलावे इस मुद्दे को अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने 5 न्याय की बात की थी अपने मैनिफेस्टो में। इसके साथ साथ 25 गारंटी की बात की थी, 300 से अधिक वादे किए थे और 30 लाख नौकरी देने का वादा किया गया था, जिसमें आपको याद होगा कि 30 लाख नौकरी देने का जहां भाजपा वादा नहीं कर रही थी, भाजपा ने 2014 में 2 करोड़ लोगों को कहा था, क्या हुआ उसका ये सबको पता है। लेकिन 30 लाख लोगों को नौकरी देने की बात की गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी के अगर मुद्दे की बात करें तो एक बार फिर से अपने पुराने ढर्रे पर आ गया है। महंगाई को दूर करके, बाकी सब चीज़ों को बाहर करके विश्व का नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनने की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ मुसलमान पाकिस्तान आरक्षण और संविधान, इस पर खूब चर्चा हो रही है। कारण कि भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता है कि अगर मुसलमानों की बात करेंगे तो हिंदू वोट पोलराइज होगा मेरे तरफ। अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ 2019 वाला बात होगा और वहाँ हिंदुत्व का जगेगा, राष्ट्रवाद जगेगा। इसके अलावा आरक्षण की बात, तो आरक्षण की बात आपको याद होगा 2015 में इसी आरक्षण के सवाल पर सत्ता से बाहर हो गई थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इस बार आरक्षण के सवाल पर वो साफ उसके पास डाटा है कि आपने आरक्षण दिया था, आप आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं और हम आरक्षण बढ़ा रहे हैं। हमने 10% EWS को आरक्षण दिया, हमने किसी का हक नहीं मारा। आपने तो दलित को महादलित कर दिया, उसमें बांट दिया, पिछड़ा को अति पिछड़ा बांट करके उन लोगों का हक मारी कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के वो जब पोर्ट्रे इसको कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पलड़ा बदल जा रहा है। यानी कि यहाँ तेजस्वी यादव लाख कोशिश करके बाजी पलटने की तरफ बढ़ तो रहे हैं, लेकिन वहाँ से सीधे बैकफुट पे आ जा रहे हैं। दूसरा, संविधान समाप्त करने की बात हो रही है। संविधान समाप्त करने की बात में संविधान में कई संशोधन हुए। आपको याद होगा कि धारा 370 समाप्त करने के लिए किस तरह का पापड़ बेलना पड़ा था, वो जो दिखाया गया है। एक फिल्म मैंने देखी थी, आप लोगों ने भी देखी होगी। उस फिल्म में पूरी तरह से बताया गया है कि धारा 370 कहाँ छुपा हुआ था, किस तरह से उसको समाप्त किया जा सकता था। वो सारा अमेंडमेंट ही हटा दिया गया था, तो उसको कैसे कैसे करके लाया गया और ला करके उसको फिर से किया गया। इसके साथ साथ और बहुत सारी ऐसी बातें जो सामने नजर आ रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं खूब चर्चा करवा करके भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में बातें कर रही है। आरक्षण का चर्चा कीजिएगा तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ अपर हैंड में है। आप हिंदू मुसलमान की बात कीजिएगा तो वहाँ अपर हैंड में है। जिन सीटों पे चुनाव हो चुका है बिहार में, उसमें हिंदू मुसलमान वाली सीटों समाप्त हो गई है। और आपने देखा होगा कि पहले और दूसरे चरण में हिंदू मुसलमान नहीं हुआ था, बिल्कुल, क्योंकि वो सीमांचल की, मिथिलांचल की, कोसी के क्षेत्र थे जहाँ मुसलमानों की आबादी अधिक है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जदयू के लिए फायदे का सौदा किया था, क्योंकि जदयू ही अधिक सीटों पे चुनाव लड़ रही थी। पहले और दूसरे राउंड में 8 सीटों पे जदयू चुनाव लड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी बहुत कम सीटों पे चुनाव लड़ी थी। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब इस नफे नुकसान के हिसाब किताब को अगर जोड़ना शुरू करें तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि एकमात्र वो नौकरी वाला मामला है। उसके अलावा अगर जोड़ घटाव करके आप देखें तो कहीं ना कहीं ये सारे आंकड़े जो 300 लोगों से पूछे गए हैं और भी बहुत तरह की बातें हुई है, उसमें अब तक जो 379 सीटों पे अब तक मतदान हो चुका है और 5वें राउंड के मतदान की तैयारी शुरू हो चुकी है, जो 13 मई को होनी है। चौथे राउंड में, माफ कीजिएगा, 13 मई को हो गई, 20 मई को होनी है। तो इस 5वें राउंड में 49 सीटों पर चुनाव होना है। अब बहुत कम बच गए हैं, आधे से ज़्यादा, मतलब 1/3 से ज़्यादा मतदान हो गया है। और इसमें ईवीएम में ये कैद हो चुका है कि कौन सरकार में शामिल हो रहा है, किसकी सरकार बनेगी। तो भारतीय जनता पार्टी के पास अब जो बाकी बचे हुए शेष जो सीट है, लगभग 150 के आसपास सीट नजर आ रहे हैं, 160 के आसपास। उन सीटों को अपने तरफ कैसे मोड़े, क्योंकि इसमें से अधिकांश सीटें जो है 21 सीटें बच जा रही हैं बिहार की, उसको उत्तर प्रदेश की लगभग आपको सीटें बच जा रही हैं 50 के आसपास, 30 सीटों पे लगभग 30-32 सीटों पे चुनाव हुआ है। इसके अलावा जिन जगहों पे चुनाव हो रहे हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी अपर हैंड में है। 4 राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी अपना दिखा रही है, वहाँ भी दमखम। जब ये पूरे आंकड़े एक जगह ला करके रखते हैं तो बिहार का जब भी हम मुआयना करने निकलते हैं तो जो वोट का प्रतिशत नहीं बढ़ रहा है, इसका हमने पहले भी एक विश्लेषण किया था, जिसमें हमने बताया था कि अब तक वोट नहीं बढ़ने पर
सरकार किसकी रही है? 7 बार ऐसा हुआ है जब वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा है, जिसमें से 4 बार से अधिक वही सरकार अस्थाई रह गई है। मतलब जो सरकार थी वही सरकार रह गई है, जिसमें आपने देखा होगा 2004 में चुनाव हुआ था, 2009 में जो चुनाव हुआ तो यूपीए 2 की सरकार रह गई थी। 2014 में चुनाव हुआ था, वोट प्रतिशत बढ़ा था, सरकार नहीं बदली थी, 2014 में चुनाव था, सरकार कहाँ बदली थी? 2019 में वही सरकार रह गई थी। बीजेपी की सरकार। इस बार वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा है, जो 2019 है उसको लगभग वहाँ तक छू रहा है, 14 और 19 के बीच में ही लटका हुआ है। इसका मतलब है कि जनता के मन में ये विचार है कि उसको क्या करना है। ये सारे नफ़ा नुकसान के हिसाब पर जब आप तराजू पे रखेंगे तो पलड़ा जो है अभी भी तेजस्वी यादव झुकाने की लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन झुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, एक बात जरूर है कि जो हिडन वोटर हैं वो क्या फैसला कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कुशवाहा वोटर, कुशवाहा को अधिक टिकट दिया, 7 टिकट महागठबंधन की तरफ से मिला है, तो इसका मतलब है कुशवाहा समाज क्या फैसला ले रहा है। इसके बाद आप मल्लाहों की बात कर लीजिए, तो मल्लाहों का तो पूरा आप समझ लीजिए कि 3-3 सीट दे करके मुकेश सहनी को सन ऑफ मल्लाह जो कहते हैं कि मल्लाहों के सबसे बड़े नेता अपने आप को मानते हैं, उनको उन्होंने पूरा सहूलियत दिया, मंच पे अपने साथ लेकर के घूम रहे हैं। तो इसका कितना इम्पैक्ट मुकेश सहनी कर पाते हैं, क्योंकि उनके पीछे भी कई लोग चेहरा लेकर के खड़े हैं, एक तरफ मदन सहनी, दूसरी तरफ हरीश सहनी, और जदयू और भाजपा दोनों उनके साथ नजर आ रही है मजबूती के साथ। ऐसी स्थिति में अगर नफा नुकसान के तराजू पर आप देखें तो पलड़ा बिल्कुल सीधा नजर आ रहा है। जीत हार का प्रतिशत मैंने पहले भी कहा था, और उसका आंकड़ा जो होगा बहुत नॉमिनल होगा। 10,000 से लेकर के 1 लाख के बीच का जो आंकड़ा होगा यही जीत हार का होगा। पिछले 2019 की तरफ 4 लाख और 3 लाख से कोई नहीं जीतेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई सीट दाव पर जरूर है, और नीतीश कुमार के भी कई सीट दाव पर है। अब इसमें नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी कैसे मेहनत करती है, उपेंद्र कुशवाहा कैसे जिताते हैं, ये सवाल निश्चित रूप से अभी भी बरकरार है, और यही वो नफा नुकसान है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ, तो आप बाबा को सुन रहे थे खेल समझिए में। जिस तरीके से तमाम लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव जो है वो पूरी तरीके से गेम पलट दिए हैं। तेजस्वी यादव इस वक्त पूरी तरीके से फॉर्म में नजर आ रहे हैं, और बिहार की तमाम जो सीट पर इस वक्त वोटिंग हुई है उसमें महागठबंधन जो है वो बढ़त बना के रखी है, ये कुछ लोगों का कहना है। लेकिन जो हमारा सर्वे बार बार निकल कर सामने आ रहा है उसमें अभी भी ये बता रहे हैं कि दोनों के बीच में जो मुकाबला है वो कड़ा है, लेकिन एनडीए को ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वैसे में 4 तारीख का इंतजार करना ज्यादा अच्छा होगा कि आखिरकार जो मतदाता है, जो भाग्य का दाता है, वो इन नेताओं का क्या फैसला करती है, जिसका रिजल्ट 4 तारीख को सामने आ जाएगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।